नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोपीडिया टुडे में। अब हर रविवार आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नई सीरीज किस्सेबाज, जिसमें हम आपको सुनाएंगे अतीत की कुछ रोचक कहानियां। तो देखना ना भूलिए किस्सेबाज हर रविवार दोपहर 2 बजे सिर्फ इन्फोपीडिया के यूट्यूब चैनल पर। किस्सेबाज देखने के लिए हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। किस्सेबाज में आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं एक ऐसे राष्ट्रपति की जिसकी गिनती दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में होती है। वो शख्स जो अपने जमाने का हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा, वो शख्स जिसे इंसान का मांस खाने का शौक था, वो शख्स जिसने एक दिन अचानक ही एक साथ 60,000 एशियाओं को अचानक देश छोड़ देने का आदेश दे दिया। कहानी है ईदी अमीन की। 6 फीट 4 इंच लंबे और 135 किलो वजनी वाले ईदी अमीन को हाल के विश्व इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाहों में गिना जाता है। अपने 8 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने क्रूरता के इतने विभत्स उदाहरण पेश किए जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में बहुत कम ही मिलती है। अमीन ने कभी भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी और न ही उसने किसी को आधिकारिक रूप से अपने जीवन के बारे में लिखने के लिए अधिकृत किया। अतः इस बारे में मतभेद है कि उसका जन्म कब था, कहाँ हुआ था। अधिकांश जीवनी लेखकों का कहना है कि उनका जन्म 1925 के आसपास कोबोको या फिर कंपाला में हुआ था। अन्य पुष्ट सूत्रों के अनुसार अमीन के जन्म का वर्ष 1923 के प्रारंभ से लेकर 1928 के अंत तक के बीच है। मकेरेरे यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता फ्रेड गुएडेको के अनुसार ईदी अमीन एंड्रियास न्याबिरे का पुत्र था। न्याबिरे काकवा जातीय समूह का सदस्य था जिसने 1910 में रोमन कैथोलिक ईसाई से इस्लाम ग्रहण कर लिया था और अपना नाम अमीन दादा रख लिया था, जिसके कारण अपने पहले बच्चे का नाम उसने अपने नाम के आधार पर रखा। कम उम्र में अपने पिता द्वारा परित्याग करने के पश्चात ईदी अमीन की परवरिश पश्चिमोत्तर युगांडा के एक ग्रामीण कृषि नगर में अपनी माँ के परिवार में हुई। गुएडेको कहते हैं कि अमीन की माँ का नाम असा आटे था, जो लुगबारा जाति से संबंधित थी और एक पारंपरिक हकीम थी जो अन्य लोगों के साथ साथ बुगांडा राज घराने का भी इलाज किया करती थी। 1941 में अमीन ने बोम्बो के एक इस्लामी स्कूल में दाखिला लिया। कुछ वर्षों बाद केवल 4वीं कक्षा की अंग्रेजी भाषा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया तथा एक ब्रिटिश औपनिवेशिक सैन्य अधिकारी द्वारा सेना में भर्ती किए जाने से पहले उसने कई छोटे मोटे काम किए। अमीन 1946 में एक सहायक रसोइयों के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना की किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में शामिल हुआ। ब्रिटिश और युगांडा की दोनों सेनाओं में अपने कार्यकाल के दौरान अमीन एक सक्रिय एथलीट था। 193 सेंटीमीटर 6 फीट 4 इंच की लंबाई और शक्तिशाली शरीर की वजह से 1951 से 1960 तक युगांडा का लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन होने के साथ साथ वह तैराक भी था। ईदी अमीन एक खतरनाक रग्बी फॉरवर्ड भी था। हालांकि एक अधिकारी ने उसके बारे में कहा था कि ईदी अमीन रग्बी का एक शानदार और अच्छा खिलाड़ी था, पर उसको सिखाना कठिन है और एक अक्षर का शब्द भी उसे विस्तार से समझाना पड़ता है। बहुविवाह में यकीन रखने वाले ईदी अमीन ने कम से कम 6 महिलाओं से विवाह किया, जिनमें से 3 को उसने तलाक दे दिया। अमीन के बच्चों की संख्या के बारे में सूत्र एकमत नहीं है। अधिकांश का कहना है कि उसके 30 से 45 बच्चे हैं। 25 जनवरी 1971 को जब ओबोटे सिंगापुर में एक राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भाग लेने गया तो एक सैन्य तख्ता पलट कार्रवाई द्वारा अमीन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अमीन के वफादार सैनिकों ने युगांडा में घुसने के मुख्य रास्ते एटेम्बे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सील कर दिया तथा कंपाला पर कब्जा कर लिया। सैनिकों ने ओबेटे के निवास को घेर लिया और प्रमुख मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। रेडियो युगांडा के एक प्रसारण में ओबोटे की सरकार पर भ्रष्टाचार तथा लांगो के क्षेत्र में विशेष व्यवहार का आरोप लगाया गया। रेडियो प्रसारण के बाद कंपाला की गलियों में भीड़ में उत्साह होने की खबरें मिली। 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन को अचानक एक सपना आया और उन्होंने युगांडा के एक नगर टोरोरो में सैनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें कहा है कि वे सारे एशियाइयों को अपने देश से तुरंत बाहर निकाल करें। अमीन ने कहा, एशियाइयों ने अपने आप को युगांडा वासियों से अलग थलग कर दिया है और उन्होंने साथ मिलने जुलने की कोशिश नहीं की है।
उनकी सबसे ज्यादा रुचि युगांडा को लूटने में रही। उन्होंने गाय को दुआ तो है, लेकिन उसे घास खिलाने की तकलीफ गंवारा नहीं है। शुरू में अमीन की इस घोषणा को एशियाई लोगों ने गंभीरता से लिया। उन्हें लगा कि अमीन ने अपने सनकपन में ये ऐलान कर दिया है, लेकिन थोड़े दिनों में उन्हें पता चला कि अमीन उन्हें अपने देश से बाहर कर देने के लिए उतारू है। अमीन अपने फैसले पर अड़े रहे। भारत सरकार ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए भारतीय विदेश सेवा से एक अधिकारी निरंजन देसाई को कंपाला भेजा। निरंजन देसाई याद करते हैं, जब मैं कंपाला पहुंचा तो वहां हाहाकार मचा हुआ था। उनमें से बहुत से लोग अपनी बुरी जिंदगी में युगांडा से बाहर नहीं गए थे। हर व्यक्ति को अपने साथ सिर्फ 55 पाउंड और 250 किलो सामान ले जाने की इजाजत थी। कंपाला से बाहर रहने वाले एशियाइयों को इन नियमों की भी जानकारी नहीं थी। अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केम्बा ने एक किताब लिखी, अ स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द ईदी अमीन, जिसमें उन्होंने अमीन की क्रूरता के ऐसे किस्से बताए कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। केम्बा ने लिखा, अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा, बल्कि उनके मरने के बाद उनके शवों के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। युगांडा के मेडिकल समुदाय के बीच ये बात आम थी कि मुर्दाघर में रखे बहुत से शवों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उनके गुर्दे, लिवर, नाक, होठ और गुप्तांग गायब मिलते थे। जून 1974 में जब विदेश सेवा से एक अधिकारी गॉडफ्री किंगाला को गोली मारी गई तो उसकी आंखें निकाल ली गई और उनके शव को कंपाला के बाहर जंगलों में फेंक दिया गया। केम्बक ने बाद में एक बयान दिया कि कई बार अमीन ने जोर दिया कि वो मारे गए लोगों के शवों के साथ कुछ समय अकेले में बिताना चाहते हैं। जब मार्च 1974 में कार्यवाहक सेना अध्यक्ष ब्रिगेडियर चार्ल्स अरूबी की हत्या हुई तो अमीन उनके शव को देखने मुलागो अस्पताल के मुर्दाघर में आए। उन्होंने उप चिकित्सा अधीक्षक केबेवाबाए से कहा कि वो उन्हें शव के साथ अकेला छोड़ दे। किसी ने ये नहीं देखा कि अमीन ने अकेला छोड़े जाने पर उस शव के साथ क्या किया, लेकिन कुछ युगांडा वासियों का मानना है कि उन्होंने अपने दुश्मन का खून पिया, जैसे कि काकवा जनजाति में प्रथा है। अमीन काकवा जनजाति से आते हैं। केम्बा लिखते हैं कि कई बार राष्ट्रपति और दूसरे लोगों के सामने शेखी बगारी थी कि उन्होंने मानव का गोश्त खाया है। मुझे याद है कि अगस्त 1975 में जब अमीन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए यात्रा के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वहां उन्हें बंदर का गोश्त परोसा गया था, जो कि मानव के गोश्त से अच्छा नहीं था। लड़ाई के दौरान अक्सर होता है कि आपका साथी सैनिक घायल हो जाता है, ऐसे में उसको मारकर खा जाने से आप भुखमरी से बच सकते हैं। एक और मौके पर अमीन ने एक उगांडा के एक डॉक्टर को बताया था कि मानव का गोश्त तेंदुए के गोश्त से ज्यादा नमकीन होता है। अमीन के पुराने नौकर मोजेज अलोगा ने कीनिया भाग आने के बाद एक कहानी सुनाई थी जिस पर आज के युग में विश्वास करना मुश्किल है। अमीन के समय में युगांडा ने भारत के उच्चायुक्त रहे मदनजीत सिंह ने अपनी किताब कल्चर ऑफ द सेप्लकरे में लिखा है कि अलोगा ने बताया कि अमीन को पुराने घर कमांड पोस्ट में एक कमरा हमेशा बंद रहता था, जिससे सिर्फ मुझे ही उसे साफ करने की इजाजत दी गई थी और वो भी उसे साफ करने के लिए। अमीन की पांचवी बीवी सारा कयोलाबा को इस कमरे के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उन्होंने मुझसे उस कमरे को खोलने के लिए कहा। मैं थोड़ा झिझका क्योंकि अमीन ने मुझे आदेश दिए थे कि उस कमरे में किसी को घुसने नहीं दिया जाए, लेकिन जब सारा ने बहुत जोर दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए तो मैंने उस कमरे की चाबी उन्हें सौंप दी। कमरे के अंदर 2 रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे। जब उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर को खोला तो वो चिल्लाकर बेहोश हो गई। उनमें से उनके एक पूर्व प्रेमी जीज गिटा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। सारा के प्रेमी की तरह अमीन ने कई और महिलाओं के प्रेमियों के सिर कटवाए थे। ईदी अमीन 8 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद उसी ढंग से सत्ता में हटाए गए जैसे उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया था। 20 जुलाई 2003 को अमीन की पत्नियों में से एक मदीना ने सूचना दी कि गुर्दे की विफलता के कारण वह कोमा में था तथा जेद्दा सऊदी अरब में किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में मृत्यु के निकट था। उसने युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से अपने शेष जीवन के लिए युगांडा में लौटने की अनुमति देने का आग्रह किया। मुसेवेनी ने कहा कि अमीन को वापस लौटते ही अपने पापों का हिसाब देना होगा। 16 अगस्त 2003 को जेद्दा सऊदी अरब के अस्पताल में अमीन का निधन हो गया। उसे जेद्दा में रुवैस कब्रिस्तान में दफनाया गया।